वंदे मातरम। हम भारतवासी चैनल पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य के समाज सेवी, भाषाविद और सम्मानित लेखक कोहिमा के महालेखाकार कार्यालय के अवकाश प्राप्त अधिकारी श्री जगदम्बा मल जी। श्री जगदम्बा मल जी सन 1976 में पूर्वांचल कल्याण आश्रम तत्पश्चात जनजाति विकास समिति नागालैंड के प्रथम संगठन मंत्री बने। अप्रैल सन 2002 में जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच उत्तर पूर्व क्षेत्र का गठन होने पर उसके भी आप प्रथम संगठन मंत्री बने। आप कर्मठ समाज सेवी, गहन अध्येता, पूर्वोत्तर के ताने बाने, सामाजिक आर्थिक स्थितियों के विशेष जानकार हैं एवं प्रतिष्ठित लेखक के साथ हिंदी अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त बंगला, असमिया एवं नागामीज भाषाओं पर भी आपकी अच्छी पकड़ है। आपसे हमारी मुलाकात मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल में 12, 13, 14 अप्रैल सन 2023 में 3 दिवसीय मोइरांग विजय दिवस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दौरान हुई। वंदे मातरम। हम भारतवासी यूट्यूब चैनल पे हम आपको 15 अगस्त सन 2019 से लगातार भारत के उन अनसंग वीरांगनाओं, वीरों, बाल क्रांतिकारियों की जीवन गाथाएं सुनाते हैं जिन्हें कि राष्ट्रीय पटल पर कोई स्थान नहीं मिला, जिन्हें सम्मान नहीं मिला। उनको याद करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे साथ उत्तर पूर्व राज्य के एक ऐसे प्रतिष्ठित और समाज सेवी व्यक्ति हमारे से जुड़ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर रहे हैं, जिन्होंने उत्तर पूर्व राज्यों की सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, उसके इतिहास को गहन अध्ययन किया, उसको जाना, पहचाना और उसके पश्चात आपने ग्रेजुएशन करने के बाद मूलतः गोरखपुर के निवासी 23 वर्ष की अवस्था में सन 22-23 वर्ष की अवस्था में सन 1974 में आप नागालैंड पहुँचे, वहाँ पे अध्यापन कार्य किया। उसके पश्चात आप नागालैंड के कार्यालय महालेखाकार यानी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में आपने कार्य किया और सन 2012 में आप वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। परंतु सरकारी कार्य करने के साथ साथ आपने वनवासियों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, जनजातियों के उत्थान के लिए एवं नागालैंड के निवासियों द्वारा देश के लिए किए गए उनके योगदान, उनके किए गए बलिदानों को राष्ट्रीय पटल पर लाने का आपने एक बहुत ही सुनहरा और बहुत ही ऐसा कार्य किया जिसे हम सभी बार बार प्रणाम करते हैं आपके अथक प्रयासों को। तो हम अभिनंदन करते हैं आदरणीय श्री जगदम्बा मल जी का। आपका यूट्यूब चैनल पे भारतवासी में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको अपने साथ इस यूट्यूब चैनल पर में आपको उपस्थित होकर आपके साथ अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। उसमें आप नौजवान थे, मात्र 22-23 वर्ष की अवस्था में जब एक युवा अपने कैरियर की सोचता है, आपके मन में ये कैसे आया कि मैं नागालैंड जाऊं और वहाँ पे जो एक परिदृश्य तैयार किया गया है, जो हमारे सामने भारतवासियों के सामने प्रस्तुत किया गया कि वो उनके बारे में जो चित्र रखा गया वास्तव में वो ऐसे थे नहीं, परंतु आपके मन में कैसे विचार आया कि मैं नागालैंड जाऊं और जनजातियों के उत्थान के लिए और उनके कल्याण के लिए, उनके लिए मैं जानूं, पहचानूं और उस इतिहास का पठन पाठन करूं और उनको राष्ट्रीय पटल पे एक पहचान दिलाऊं। देश और समाज के लिए काम करना तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही सीखा। मैं 1971 में संघ का स्वयंसेवक बना। गरीब परिवार का था, लेकिन तो भी मेरे मन में था कि सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर हेडगेवार, परम पूज्य गुरु जी जैसे मैं भी देश के लिए कुछ योगदान कर सकूं। तो इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ में शाखा लगाता था देवरिया में। उसके बाद में मेरी शादी हो गई थी 1973 में, तो भी संघ की प्रेरणा से देश के लिए कार्य करना चाहिए बोल के 1974 में गोरखपुर सदर प्रांत का प्रचारक बना। प्रचारक रहते रहते जब आपातकाल लगी तो सभी प्रचारकों को कैद करने लग गए। तो मैं प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी के आश्रम में कुछ दिन के लिए गया जी। उसके बाद में वहां से मैं कोहिमा आ गया। हाँ जी। ब्रह्मचारी जी के वहां भी पुलिस आने लग गई थी, तो लगा कि कैद हो जाऊंगा। तो कोहिमा में मेरे छोटे भाई और मेरे जीजा जी रहते थे, व्यवसाय करते थे, तो मैं वहां आ गया। वहां आने के बाद में मुझे व्यवसाय करने में मन नहीं लगता था।
लेकिन मैं नागा समाज के बारे में सुन रखा था कि नागा लोग बड़े जंगली होते हैं, कच्चे मांस खाते हैं, नंगे होते हैं, पहाड़ से उतरते हैं तो लोगों को काट देते हैं, ऐसा सुन रखा था। तो मेरे मन में स्वाभाविक एक जिज्ञासा जगी कि मैं देखूं वो जंगली नागा कहाँ है। कोहिमा में तो दिखाई नहीं देते थे, पर कोहिमा में नागाओं को लोग जो प्लेन के लोगों को मारते थे वो मैं देखता था। तो क्यों नागा इतना कटु है, हिंदुओं से विरोध क्यों करता है, हिंदुस्तान से विरोध क्यों करता है, ऐसे मेरे मन में स्वाभाविक लगा। और लगा तो फिर मैंने अध्ययन करना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की। सारी किताबें अंग्रेजी में थी, लेकिन उसके लिए मैं अंग्रेजी सीखा, अंग्रेजी बोलना सीखा, वहाँ की भाषा सीखी। फिर मैं अकेले पहाड़ के अंदर चला जाता था, उनके घरों में रहता था। मेरे घर के लोग समझाते थे कि तुम मारे जाओगे, तुम भी मरोगे, हमको भी मारोगे, लेकिन तो भी मैं रिस्क लेकर के जाता था। मैं मांस, मछली, कच्चा लहसुन, प्याज भी, होटलों का चाय भी नहीं पीता था आश्रम में रहने के कारण। लेकिन यहाँ आने के बाद में मांस, मछली और शराब तो नहीं पिया, लेकिन इतना जरूर अपने परिवर्तन किया कि भाई अगर वो मांस पका के बगल में खा रहे हैं, क्योंकि बगल में मैं बैठ के खा रहा हूँ। गंध आती थी, नाक दबा करके भी मैं खाना खाता था। और वहां से मैंने कार्य प्रारंभ किया। मेरे मन में प्रेरणा संघ ने दिया, नागा क्यों भारत विरोधी हो गए, इसका कारण ढूंढने के लिए गया। और कारण ढूंढने के लिए गया तो एक एक करके उसमें से हमको सफलता मिलती चली गई। 1976 में ही पहला बालक अंगामी, निविशे अंगामी का बालक जासिंगुले अंगामी विश्व हिंदू परिषद के छात्रावास हापलंग में भेज दिया। और उस गांव में जाकर के मैंने बैठक किया तो लोगों ने कहा कि अरे हम तो सोचते थे कि ईसाई मिशनरी है, मुस्लिम मिशनरी है, हिंदू मिशनरी कोई है कि नहीं। मैं वहां गया तो वहां पर 19 घर हिंदू थे। 4 बजे उनकी बैठक लिया, क्योंकि दिन में बैठक लेने से चर्च के लोग जान जाएंगे, आतंकवादी जान जाएगा, तो मुझे तकलीफ होगा, हिंदुओं को तकलीफ होगा, इसलिए 4 बजे बैठक लिया। और सबने कहा कि आज हिंदू मिशनरी पा करके मुझे बहुत आनंद हुआ है। और इस प्रकार का जब उनका भाव देखा तो मेरा उत्साह और बढ़ गया। और एक एक करके मैंने काम करना शुरू किया। फिर जब काम करना शुरू किया तो एक एक परत हमको सफलता मिलती चली गई। तो इसी बीच में रानी गाय दिल्ली से संपर्क आ गया, एनसी जलियांग से संपर्क आ गया, तो इसी बीच में आपातकाल उठ गया। 1977 में आपातकाल उठ गया। उस समय मैं दीमापुर में था, क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल में ग्रेजुएट हिंदी टीचर था। तो वहाँ, और वो क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल, उसकी हेडमिस्ट्रेस फीजो की भतीजी, नागालैंड बैप्टिस्ट काउंसिल ऑफ चर्चेज उनके द्वारा प्रायोजित, वो मतलब आतंकवादियों का प्रायोजित स्कूल ऐसा कहा जा सकता है, था नहीं, लेकिन चर्च प्रायोजित था। और नागालैंड की इंसर्जेंसी और चर्च दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसलिए वहां उसी प्रकार का परिवेश रहता था। फिर भी जब आपातकाल हटा, दीमापुर में शाखा लगी, पता चला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो दीमापुर जैसे स्थान पर शाखा लग गई। मैं भी वहां पर जाने लग गया। जब जाने लग गया तो वहां पे 2 महीने के बाद में मैं ही मुख्य शिक्षक बना दिया गया। मैं शाखा लगाना शुरू किया। फिर पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर, राष्ट्रधर्म, इसको सब्सक्राइब खुद अपने नाम से मंगाता था। 35 पांचजन्य, 35 राष्ट्र धर्म और 15 ऑर्गेनाइजर मंगा करके साइकिल से मैं ही डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो संघ के संशोधकों को संघ साहित्य मिलने लग गया, शाखा अच्छी लगने लग गई, और इस प्रकार से शाखा प्रारंभ हो गया। तो आपने एक अच्छे स्तंभकार हैं, आपने इतने लेख लिखते हैं, लगातार आपके लेख भी छपते रहे, आपने 3 पुस्तकें भी लिखी हैं, जो कि मैं अपने श्रोताओं से बताना चाहूँगा कि जगदम्बा मंडल जी एक बहुत ही अच्छे स्तंभकार हैं और बहुत ही उच्च कोटि के लेखक हैं, और आपने 3 पुस्तकें लिखी हैं। पहली पुस्तक है जो मैं बताना चाहूँगा, रानी गाय दिल्ली जी के ऊपर, ये भी नेशनल बुक ट्रस्ट ने आपकी बुक प्रिंट की है। दूसरी पुस्तक है हेपाऊ जादूनाम, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया है। ये पुस्तक भी आपकी जो है नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको पब्लिश किया है। और तीसरी पुस्तक आपकी बहुत ज़बरदस्त पुस्तक है, ये है पूर्वोत्तर के प्रहरी नागालैंड के। ये ऐसी पुस्तक है कि एक ग्रंथ है, ये पूरा पुस्तक नहीं बल्कि ग्रंथ है, जिसमें कि हमें पूर्वोत्तर के राज्यों को के लिए क्या होना चाहिए और किस प्रकार से उन जनजातियों के लिए कल्याण किया गया है और अभी और कल्याण करना बाकी है। तो आपको जॉन ऑफ आर्क कही जाने वाली
स्वाधीनता संग्राम की एक रानी गाइडिंलिउ जी, जो कि बहुत ही, जिन्होंने वहाँ पे धर्म के अस्तित्व के लिए और देश की आज़ादी के लिए, दोनों के लिए एक साथ लड़ाई, और आपको उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप भी उतने ही महान हैं। तो रानी गाइडिंलिउ जी के आपके साथ कैसे रहने का आपका जो अनुभव रहे, वो अनुभव किस प्रकार का रहे, वो कैसे महसूस करते थे कि नागालैंड राज्य में कैसे क्या होना चाहिए, किस प्रकार उसका उत्थान होना चाहिए, उसकी प्रगति कैसे होनी चाहिए, तरक्की कैसे होनी चाहिए? रानी माँ कोहिमा में जब मैं रहता था तो 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसा कोई राजकीय उत्सव होता था, अथवा केंद्र से कोई बड़े नेता जाते थे तो मंच के ऊपर एक ऐसी महिला जो विशेष वस्त्र पहन करके दो अपने परिचारिकाओं के कंधे पर हाथ रख करके, और सामने पुलिस जा रहा है, पीछे पुलिस जा रहा है, ऐसा गार्ड करके ले करके आता था और मंच पर बैठाता था। तो नागा लोग आपस में चर्चा करते थे कि रानी गाइडिंलिउ है, रानी गाइडिंलिउ है, ये हिंदू है, हम नागाओं का विरोध करती है, ये हिंदू धर्म का प्रचार करती है, हमारे नागालैंड के आज़ादी का विरोध करती है, ये भारतवर्ष का समर्थन करती है। ऐसा करके नागा लोग नागामीज भाषा में आपस में चर्चा करते थे। तो मेरे मन में स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा हुई कि रानी माँ के साथ में संबंध बनाना चाहिए। तो उस समय मैं स्वयं ही अकेले ही रानी माँ का घर ढूंढते ढूंढते कोहिमा के फॉरेस्ट कॉलोनी AF16 फॉरेस्ट कॉलोनी उनके घर का नंबर था, वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद में पूछा अपनी कौन आस है, तो मैंने बताया कि मैं जगदम्बा मेरा नाम है, यूपी से घर हूँ और मैं हिंदू धर्म का प्रचार करता हूँ, आप भी हिंदू हैं और हिंदू धर्म का प्रचार करती हैं, भारतवर्ष के लिए लड़ाई लड़ी है, तो इन्हें का जानी के नाम है अपनी के लोग पको निमते आई से नागामीज में मैंने उनको बोला। तो वैसे बहुत विषय अच्छा लगा, आप आए हैं, आई भी वही भी करके हमको बैठाया, चाय पिलाया और अपनी नागामीज भाषा में बताने लगे कि हमें भी इंडिया गवर्नमेंट के सपोर्ट पे काम करिया से, इंडिया इंडिपेंडेंस निमते काम करी से, मुई के 18 अक्टूबर 1932 पे अरेस्ट करी के ना कोहिमा, इम्फाल, गुवाहाटी, शिलांग, ऐजाल और तुरा, इतने वर्षों तक 15 वर्षों तक हमको जेल में रखा। जेल में रख करके भी हमको बहुत प्रताड़ना करते थे, ऐसा रानी माँ ने हमको बताया। बताने के बाद में मुझे मैं प्रभावित हो गया और रानी माँ फिर हमको अपने घरों में बुलाती थी, घरों में बैठा करके अपनी कहानी सुनाती थी और मैं नोटबुक लेकर के जाता था कि जो कुछ भी बताती मैं नोटबुक में लिखता जाता था। और इस प्रकार से रानी माँ के साथ में मेरे संबंध स्थापित हो गए। उसमें कोहिमा में मेरी बहन रहती थी, मेरे भाई लोग रहते थे, तो होली है, दिवाली है या कोई घर में कोई विशेष पर्व पड़ता था तो हम अपने घरों में पकवान बना करके भी रानी माँ को खाने के लिए ले करके जाते थे। तो रानी माँ बड़े प्यार से खाती थी, अपने घर में जो बनाती थी वो हमको खिलाती थी। इस प्रकार से रानी माँ के साथ में मेरी इंटीमेसी आ गई। और सच में हमने भी जब उनके बारे में पढ़ा तो मुझे भी आंखों में आंसू आ गए कि इतना महान स्त्री ने अकेले कैसे वहाँ पे जंग लड़ी होगी ब्रिटिशर्स के साथ में, और अपने धर्म की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए, देश को स्वाधीन कराने के लिए। अपने आदरणीय जगदम्बा मन की जो दूसरी पुस्तक लिखी है हेपाओ जादू राम जी के बारे में, उनको भी राष्ट्रीय पटल पे जो सम्मान मिलना चाहिए था, स्वाधीनता की उन्होंने लड़ाई लड़ी, वैसे सम्मान नहीं मिला। आपके मन में कैसे विचार आया, क्योंकि आप नागालैंड में काम कर रहे हैं अभी भी कर रहे, उस समय भी कर रहे थे, तो कि उनको भी आप राष्ट्रीय पटल पे लेके उनको भी सम्मान मिले, और वास्तव में पुस्तक भी वो नेशनल बुक ट्रस्ट ने पब्लिश किया है कुछ वर्ष पहले। तो उनके बारे में मैं चाहूँगा हेपाओ जादू राम जी के जीवन के बारे में, उनके मूल्यों के बारे, जीवन के मूल्य और उनके योगदान के बारे में कुछ आप लोग उसको बताएं। हेपाओ जादू राम जन्मजात संत थे। जब 10 वर्ष की आयु में थे तब ही उनको 10-10 दिन की समाधि लगती थी, और जब वो समाज में चले जाते थे तो उनके माँ, उनके पिताजी लोग चिंतित हो जाते थे कि इतना दिन हो गया उठा नहीं। तो कभी कभी वो जगाती थी, जादू राम उठो उठो, तो इनकी समाज टूट जाती थी। तो वो बोलते थे कि माँ हमको क्यों जगा दिया,
हम भगवान भगवान तिंगवांग के साथ में बातचीत करते हैं, उस समय हमको डिस्टर्ब हो गया, हमको जगाया मत करो। আমি ঈশ্বর লগত কথা করি থাকি আছে, তো আমি তেনেকুৱা জেগাতে আমাৰ আত্মা ঈশ্বৰ লগত পৰমাত্মাৰ লগত মিল কৰি লৈছে। এইটো নিমতে আপুনি চিন্তা নকৰি আমি के एको ना हो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत करो, ऐसे थे जादूना। और फिर उनको भगवान से एक लिपि मिली थी, विशेष प्रकार की लिपि, जो इसके अंदर मैंने दिया हुआ है। वो भगवान ने उनको वो लिपि सिखाई, ये पूरी लिपि उन्होंने उनको सिखाई, और इस लिपि में भगवान के सारे संदेश उन्होंने लिखा। और लिख करके भगवान से ही उनको एक प्रेरणा मिली कि तुम्हारे धर्म और संस्कृति के ऊपर आपदा आई है, तुम्हारी आज़ादी इसके ऊपर खतरा हो गया है, अंग्रेज तुमको गुलाम बनाने के लिए सब प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, और अंग्रेजों द्वारा जो ईसाई मिशनरियां आई हैं, वो ईसाई मिशनरियां तुम्हारे धर्म और संस्कृति को नष्ट कर रही हैं। इसलिए तुम्हारा यह कार्य होगा कि अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करो और अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करो। इस प्रेरणा के बाद में उन्होंने हरक्का संगठन खड़ा किया। हरक्का माने प्योर, तो जो उनके अंधविश्वास थे उसको दूर करना और उसको थोड़ा सा आधुनिकता ले आकर के मंदिर का निर्माण उन्होंने करना शुरू किया। और उस मंदिर में रांगमई वेश, जादोनांग रांगमई कम्युनिटी कहते हैं। जेलियांगरंग कम्युनिटी में 3 कम्युनिटी, जेमी, लियांगमई, रांगमई। तो जेमी असम के अंदर हो गया, लियांगमई नागालैंड में है, और रांगमई मणिपुर में। तो ये मणिपुर के कम्बिरान गांव में पैदा हुए थे, रांगमई परिवार में। तो जब इनको भगवान से सब प्रकार का प्रेरणा मिल गया तो उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। पारंपरिक रूप से जेलियांगरंग कम्युनिटी में, नागा कम्युनिटी में मंदिर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। लेकिन इन्होंने सोचा कि केवल निराकार से समाज नहीं समझेगा, तो उन्होंने मंदिर का कॉन्सेप्ट निर्माण किया। मंदिर कैसे बनाना ये उसको बताया उन्होंने, और उसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी 2 जेलियांगरांग पुरुष को रांगमई वेश में विष्णु के रूप में प्रस्थापित किया, और जेलियांगरांग एक महिला को रांगमई परिवेश में लक्ष्मी के रूप में। तो अपने मंदिर में 3 जगह उन्होंने बताया, लंकाओ, कम्बिरान और बीनाकांडी, 3 जगह उन्होंने मंदिर बनाए। तीनों मंदिरों में उन्होंने विष्णु और लक्ष्मी को रांगमई वेश में प्रस्थापित किया, और उसके लिए उन्होंने गीत लिखा, प्रार्थना गीत लिखी, और उन्होंने पूजा पद्धति निर्माण किया और ऐसा करना शुरू किए। इसके बीच में अंग्रेज वहां आना शुरू कर दिए, और उन्होंने घरों के ऊपर हाउस टैक्स लगाया। फ्री में पोर्टर काम करवाते थे, उनके सामान जुटाओ, उनके लिए खाना ले आकर के जुटाओ, वो एक्सपेडिशन लेकर के जाते थे, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था, उनके सामान को ढोना, ये सब गांव वालों को फ्री में करने के लिए वो विवश करते थे, नहीं करने थे मारते थे। और प्रत्येक घरों में उसमें 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया साल में टैक्स लगाते थे। वहां तो 1 पैसे भी नहीं थे, चावल के बदले दाल, दाल के बदले में आटा, आटा के बदले में और कुछ, ऐसे ही बार्टर सिस्टम में उनका हुआ था। वहां पर पैसा तो था ही नहीं। तो जादूनाग ने कहा कि हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए हरक्का आंदोलन, इस प्रकार से पूजा पद्धति करो। और दूसरा उन्होंने आह्वान किया कि कोई भी गृह कर, हाउस टैक्स नहीं देगा, और सब लोग हरक्का आंदोलन में खड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी ग्रुप खड़ा किया। उसके लिए उन्होंने मिलिट्री जैसा रांगमई भाषा में कासन निर्माण किया, तीर धनुष लिया, और गांव गांव के लोग मैं भी आपके समर्थन में बोल करके एक बेसन, बास मिथुन उसको बोलते हैं, तो एक मिथुन भेजते थे और 2 भाला भेजते थे। सारे गांव वालों ने सुभाष इनका जादूनाग के समर्थन में खड़े हो गए, और इन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। 4 मणिपुरी लोग, एक बार की घटना है, 4 मैतेई मणिपुरी लोग इम्फाल से पैदल चलते हुए सिलचर जा रहे थे। वो पान के विक्रेता थे। अपोज जादूनाग के गांव में उस समय त्योहार मनाया जा रहा था, उसको धार्मिक अवकाश था, उसको गेना बोलते हैं। और गेना के समय बाहर का कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं जाता है।
और कोई अगर अनुशासनहीनता करता है तो मना करते हैं, नहीं मानते तो मार देते हैं। ये 4 मैतेई लोग गए और उस समय जादोनांग के खिलाफ में अंग्रेजों के जासूस घूम रहे थे, ईसाई मिशनरियां घूम रही थी, इसलिए गांव के लोग कान खड़ा था, सब सतर्क थे। ये 4 मणिपुरी लोग गए वहां पर, एक सड़क पर ही एक घर के अंदर बैठ करके इन्होंने आग जलाई। आग नहीं जलाना है, मना किया था, मना करने से ये लोग नहीं माने। फिर ये गांव में भी घूमना शुरू किया, बिना अनुमति के गांव वालों ने मना किया कि मत आओ, तो भी ये लोग नहीं माने। जब नहीं माने तो उनको समझाया, फिर भी नहीं ये माने। नहीं मानने के कारण गांव के सब लोग जुट गए और जुट करके दाव निकाली और उसमें रात का समय था, चारों मणिपुरी लोगों को काट दिया, काट करके फेंक दिया। अब फेंक करके फिर तब तो पुलिस आ गई, चारों तरफ भगदड़ मच गई। उस समय हेपो जादोनांग उस गांव में नहीं थे, अपने गांव में नहीं थे, वो लंकाओं में किसी कार्यक्रम के लिए गए हुए थे। फिर इन 4 मणिपुरी हिंदुओं की हत्या का आरोप जादोनांग के ऊपर लगाया, रानी गाइदिन्लु के ऊपर लगाया। रानी गाइदिन्लु उसमें छोटी थी तो भी उनके ऊपर भी लगाया। और इसके ऊपर जेसी हिगिंस करके वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट था, वो प्लीडर भी था और जज भी था, उसने इनको फांसी की सजा दिया। फांसी की सजा देने के बाद में 29 अगस्त 1931 को इनको इम्फाल में फांसी दे दिया। फांसी दे देने के बाद में प्रचार कर दिया कि जादोनांग तो मैतेई लोगों का दुश्मन है। मैतेई लोग भी समझ गए कि ये जादोनांग तो दुश्मन है, वो भी हिंदू, मैतेई हिंदू, ये भी हिंदू, वो भी भारतवर्ष की एकता के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मैतेई लोग भी, जादोनांग और रानमई कवंती, रानी गाइदिन्लु भी भारतवर्ष की एकता अखंडता के लिए अंग्रेजों से, ईसाई मिशनरियों से लड़ रहे हैं। लेकिन दोनों के बीच में गैप, चर्च ने इनके खिलाफ में मैतेई लोगों को भड़का दिया। तो मैतेई लोग भी कहते थे कि जादोनांग तो, रानी गाइदिन्लु तो हमारे मैतेई लोगों का शत्रु है। मेरा इम्फाल में भी जाना होता था, मणिपुरी में लोगों, मैतेई लोगों से भी मेरा होता था कि जादोनांग तो ऐसे है, तो लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। इधर नागा लोग भी जादोनांग को गालियां देते थे कि वो हिंदू है, वो तो प्रो इंडियन है, वो तो नागाओं का शत्रु है। अब एक स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए लड़ रहा है तो हिंदुस्तान का हिंदू नहीं जानता है, मणिपुर का हिंदू नहीं जानता है, नागालैंड का हिंदू नहीं जानता है, पूर्वोत्तर का कोई भी हिंदू नहीं जानता है। संघ का कार्य भी बहुत दिनों से वहां चल रहा है, संघ के संशोधकों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। मैं जब गया, रानी माँ को देखा, रानी माँ ने जादोनांग के बारे में बताया, जादोनांग के बारे में बहुत भ्रामक पुस्तकें भी लिखी गई हैं, उसका भी मैंने अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। इसलिए रानी माँ से बात करके, प्रोफेसर रंगमई से बात करके, रंगमई गांव में, उनके गांव में जाकर के उनके लोगों से इंटरव्यू लेकर के और स्वयं के अपने रिसर्च से लेकर के मुझे लगा कि जादोनांग का जीवन राष्ट्रीय पटल पर आना चाहिए। इसलिए मैंने राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए रिसर्च करके ये पुस्तक निकाली। इसी प्रकार का विषय रानी गाइदिन्लु के बाद में था। जादोनांग के मरने के बाद में जादोनांग और रानी गाइदिन्लु दोनों एक साथ काम कर रहे थे, दोनों आध्यात्मिक नेता थे, दोनों स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी आंदोलन के साथ में इनकी प्रेरणा भी थी। रानी गाइदिन्लु के बारे में भी नागा बोलता है वो शैतान है, कच्चा मांस खाती है, खोपड़ी में खून पीती है, आदमी का खून नहीं पीने से उसका पेट नहीं भरता है, वो चुड़ैल है, वो एक साथ कई जगह पर प्रकट हो जाती है, वो नागाओं का शत्रु है। ऐसा करके रानी गाइदिन्लु के बारे में नागा समाज के अंदर प्रचारित है, भ्रामक स्थिति, एकदम भ्रामक स्थिति। दीमापुर के जो संशोधक थे वो भी रानी गाइदिन्लु को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं थे, मणिपुर के लोग तैयार नहीं थे, पूरा भारतवर्ष नहीं तैयार था। फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। फिर रानी, अच्छा दूसरा, इसी बीच में रानी गाइदिन्लु ने 1978 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल ओम प्रकाश त्यागी जो ले आए थे, उसके समर्थन में इन्होंने चिट्ठी लिखी। पूरे पूर्वोत्तर भारत से केवल रानी गाइदिन्लु थी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 1978 के समर्थन में चिट्ठी लिखी, जिसका कारण पूरे पूर्वोत्तर में रानी गाइदिन्लु को मार डालो करके परिवेश चला। इतने पर भी रानी माँ ने डरी नहीं। 1979 में 24, 25, 26 जनवरी 1979 इमरजेंसी के बाद में महाकुंभ लगा हुआ था। उस महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद ने इनको इनवाइट किया। संघ के प्रचारक माननीय श्रीकांत जी जोशी ने कहा जगदम्बा रानी गाइदिन्लु को लेकर के प्रयागराज में जाना है। वहां से चिट्ठी आई। मैं रानी माँ को कहा कि ये तो हिंदू लगा कॉन्फ्रेंस हो जैसे अपनी तथे जब लगी वो तो को तो वो इलाहाबाद गंगा जी लोग उसरते हो अच्छा इन्हें रोको ना कि
तो कहने का जब हमार तो पैसा नहीं, हमार तो साधन भी नहीं। मैंने कहा अमा एको चिंता न करोगे, हम सब व्यवस्था करेंगे, आप चलिए। उन्होंने हाँ किया। हाँ करने के बाद में वो गए। वहां पर जो मातृ सम्मेलन हुआ था, जिसमें विजय राजे सिंधिया, महान कवित्री महादेवी वर्मा सरीखे बड़ी बड़ी महिलाएं, माताएं बहनें वहां पर बैठी हुई थी। और महाराणा मेवाड़, भागवत सिंह मेवाड़ वो अध्यक्ष थे, वो भी बैठे हुए थे। सामने परमपूज देवरा सिंह, बाला साहब जी देवरा, सरसंघ चालक जी बैठे हुए थे। उस सम्मेलन में रानी माँ अध्यक्षा थी। रानी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, स्कूल का उनको ABCD भी नहीं आता है, लेकिन भाषण देते समय 1-1 घंटे का भाषण देती हैं। ये ईश्वर प्रदत्त है। तो उस सम्मेलन में रानी माँ अध्यक्ष थी, वहां पर गई और भाषण भी दिया, जो ऐतिहासिक भाषण है। ये जब मैंने स्वयं देखा कि रानी गायदू 78 में धर्म स्वतंत्र विधेयक का समर्थन किया, द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन में गई। असम आंदोलन में भी इन्होंने कहा कि असम आंदोलन जो है ये मुसलमानों के खिलाफ होना चाहिए, हिंदुओं के खिलाफ में नहीं है। ऐसा करके प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा कि असम आंदोलन को आप सॉल्व करो। तो जितने भी हिंदुओं के राष्ट्रवाद, जब रानी माँ के इस प्रकार के जीवन को देखा तब मुझे लगा कि देश को रानी माँ के बारे में बताना चाहिए। तब जाकर के रानी माँ से इंटरव्यू लेकर के, प्रोफेसर गंगोई से इंटरव्यू लेकर के और रानी माँ की पुस्तक को मैंने लिखा और इसको अखिल भारतीय स्तर पर प्रचार हुआ। नागालैंड में जब काम करना शुरू किया तो हमको संघ ने बताया कि भाई आपको वनवासी कल्याण संघ का काम करना चाहिए और इसलिए आप सर्वे करो कि क्या काम करना है। तो वनवासी कल्याण संघ का काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ के बच्चों को उठा करके मैसूर में, हाफलांग में विश्व हिंदू परिषद और कल्याण संघ के छात्रावासों में भेजा। ये छात्र सब पढ़ करके आए तो हम लोगों के बारे में बताना शुरू किया। और इस प्रकार के रानी माँ और वहाँ के नागा लोग बोलते हैं कि हम लोग तो हिंदू हैं, हम लोग तो हिंदू के रास्ते से मरेंगे, हमारे बच्चों को बचाओ। तो बच्चों को बचाने के लिए तेनी में स्कूल शुरू किया, विस्मा में स्कूल शुरू किया। और दूसरा स्ट्रेटजी हम लोगों ने ये अपनाया कि हम लोग डायरेक्ट जाकर के काम नहीं खड़ा कर सकते। तो नागाओं के बीच में रानी माँ का जलियांगरंग हरक का एसोसिएशन था, उसको सब प्रकार का मदद करना शुरू किया। अंगामी लोगों का जाफू फिकी फुचना केसको केहू, ये अंगामी संगठन था, उसके नाम पर स्कूल शुरू किया, उसके नाम पर बच्चों को उठा करके बाहर में भेजा और उनको मदद करना शुरू किया। तो वो खड़ा हो गया। चखेसांग नागाओं के बीच में चखेसांग, लिकरी, लेन्या, केजेमी, मोको ऐसा संगठन था, उसके नाम पर स्कूल शुरू किया और उसके नाम पर उनको मदद करना शुरू किया, उनके अच्छे अच्छे सम्मेलन करना शुरू किया। और इस प्रकार से नागाओं के संगठन को मदद करके अपने कार्य को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे करते 5-6 साल के अंदर 11 जनजातियों के बीच में काम खड़ा हो गया। और इन बच्चों के कारण हम लोगों की हत्या नहीं हुई, क्योंकि ये बच्चे हमारे बारे में बताते थे कि ये लोग हिंदू तो जरूर है लेकिन नागाओं को प्यार करते हैं। जगदम्बा तो नागाओं को प्यार करता है, उसी के कारण तो हम लोग यहाँ आ पाए, नहीं तो हम नहीं आ पाते। ऐसा करके उन्होंने हमारे बारे में अच्छा बताया, कल्याण आश्रम संघ के बारे में अच्छा बताया, इसलिए हमारा प्रतिरोध धीरे धीरे कम हुआ। पर पूरा नागा समाज में मैंने देखा कि भारतवर्ष के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनको आतंकवादियों ने, चर्च ने मारा है। तो पूरे नागा को ये कह दिया कि पूरा नागा ईसाई है, पूरा नागा आतंकवादी है, भारत विरोधी है। पर मैं तो ऐसा नहीं पाया। तो मुझे लगा कि नहीं, नागाओं की अच्छे योगदानों को भी प्रकट करना चाहिए। इसलिए पूर्वोत्तर के प्रहरी नागालैंड ये किताब 3.5 साल रिसर्च करने के बाद में मैंने लिखी है, जिसको सूर्य प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जगदम्बा मल जी, मैं आपका आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। आपसे मेरी मुलाकात एक यादगार के रूप में आज हमारे एपिसोड में दर्ज हो गई है। इसी प्रकार हम भारतवासी यूट्यूब चैनल आपके समक्ष, जहां अनसंग हीरोज़ के बारे में, देश की वीरांगनाओं, क्रांतिकारियों के जीवन गाथा सुनाता है, आज हमारा बड़ा सुंदर आपसे एक साक्षात्कार हुआ है जगदम्बा मल जी से। हम आपके आभारी हैं और आपका कार्यक्षेत्र अभी भी नागालैंड में है और 1974 से लगातार आप उस क्षेत्र में एक कर्मठ समाज सेवी के रूप में समर्पित, आपने पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया है नागालैंड के लिए। आपके प्रति आभार। जय हिंद।